30 अक्टूबर से इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए के बीच में सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए इंडियन स्क्वाड तो अनाउंस हो गया था, लेकिन वो स्क्वाड किसी खिचड़ी से कम नहीं बना। जैसे खिचड़ी में होता है कि आप कुछ भी इंग्रेडिएंट डाल दीजिए, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। वैसे ही इस स्क्वाड को बनाया गया है। ना कोई लॉजिक है, ना कोई विजन है, ना कोई प्लानिंग है। और पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर दिखेगी कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए 15 मेंबर स्क्वाड है, बट पहले टेस्ट मैच के लिए 13 मेंबर का स्क्वाड है। एटलीस्ट इसको भी 15 मेंबर स्क्वाड किया जा सकता था। उसके बाद आप स्क्वाड में देखेंगे कि सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर हैं, अंशुल कंबोज और यश ठाकुर। मतलब एक टीम 2 फास्ट बॉलर के साथ मैच खेल लेगी, अगर मान लीजिए कि उसको कंडीशंस और विकेट ऐसी मिलती हैं जहां पर 3 फास्ट बॉलर की जरूरत है, तो टीम क्या करेगी। 4 स्पिनर स्क्वाड में चुन लिए गए, बट 3 फास्ट बॉलर नहीं चुने गए। और स्पेशली जो फास्ट बॉलर दूसरे टेस्ट मैच में ज्वाइन करने वाले हैं, उसमें खलील अहमद हैं, गुरनूर बरार हैं, आकाशदीप हैं। इन सबको क्या पहले टेस्ट मैच में इसमें से किसी एक को शामिल नहीं किया जा सकता था? समझ से परे है। आकिब नबी की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कमाल की रही है। जिस तरह से उनकी रणजी ट्रॉफी दोबारा से जा रही है, पिछला सीजन 44 विकेट थे, दिलीप ट्रॉफी में कमाल की परफॉर्मेंस दी, उसके बावजूद उनके लिए जगह नहीं है। युद्धवीर सिंह की रणजी ट्रॉफी कमाल की जा रही है, उनके लिए जगह नहीं है। लास्ट ए सीरीज का हिस्सा वो थे, उनको कंटिन्यू नहीं किया जा रहा। ये बिन सिर पैर के इलॉजिकल सिलेक्शन सिलेक्टर की तरफ से किए गए हैं। उसके बाद आप आइए अगर बल्लेबाजी पर, ये तो 2 पहलू हो गए कि गेंदबाजी में फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग किस तरह से डिसबैलेंस नज़र आती है। बल्लेबाजी में 7 बैट्समैन तो पिक किए गए, बट लोअर ऑर्डर का कोई बैट्समैन नहीं है जो नंबर 6 नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर सके। ना तो सरफराज खान को सेलेक्ट किया गया। इस तरह की परफॉर्मेंस जिस प्लेयर ने दी हो, वो प्लेयर क्या इंडिया ए की टीम में खेलना भी डिजर्व नहीं करता। इंडिया की टीम में जिस तरह से उनको बाहर किया गया, उसकी रीजनिंग तो हो सकती है किसी तरह से दे दी जाए, लेकिन इंडिया ए की टीम से सरफराज खान को इस तरह की पिछले 4-5 साल की परफॉर्मेंस के बाद बाहर कर देना समझ से परे है। अजीत अगरकर ने पिछली सीरीज में सिलेक्शन के दौरान कहा था कि वो फिट नहीं है, तो अब तो वो फिट भी हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना वेट लूज किया है और जिस तरह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देते हुए आए, ये बात आप साफ बता सकते हैं इन सब चीज़ों को देख करके कि सरफराज के साथ रियल में इनजस्टिस हो रहा है। उसके अलावा यश राठौड़ जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 2 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि सेलेक्टर्स उनको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। 960 रन बनाने वाला प्लेयर दिलीप ट्रॉफी में मौका मिलता है तो लगभग 200 रन बना देता है, 194 रन की पारी खेलता है। फिर उसके बाद ईरानी कप के फाइनल में 90 ऑड रन की पारी खेलता है और फिर रणजी ट्रॉफी में दोबारा से पिछली परफॉर्मेंस रिपीट करना शुरू करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर को, रिलायबल प्लेयर को, लगातार कंसिस्टेंट रन बनाने वाले प्लेयर को इस स्क्वाड में जगह दे दी जानी चाहिए थी, क्योंकि एक तो लोअर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन इस स्क्वाड में नहीं है और दूसरा वैसे ही 13 मेंबर स्क्वाड था जिसको आप 15 मेंबर स्क्वाड तो इजीली बना सकते थे। तो आप समझ रहे हैं कि इस स्क्वाड में वो फास्ट बॉलर जो यहां शामिल हो सकते थे, चाहे आकिब नबी हो चाहे युद्धवीर सिंह हो, उन दोनों में से किसी को शामिल नहीं किया गया। साथ में जो 2 बल्लेबाज शामिल हो सकता था, उनमें से कोई ना कोई एक, चाहे सरफराज खान हो या यश राठौड़ है, उनको भी जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। 2 प्लेयर कम कर दिए गए, लेकिन उन प्लेयर्स को शामिल नहीं किया गया जो डिजर्विंग प्लेयर थे और डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी धमाकेदार प्रदर्शन से जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद अगली खिचड़ी आप इस स्क्वाड में देखेंगे कि साई सुदर्शन को वाइस कैप्टन बनाया गया है। अब कौन सा लॉजिक आया कि जब रजत पाटीदार पिछले कुछ सीरीज में इंडिया ए की कप्तानी कर रहे थे, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, हर जगह कर रहे थे, अब उनको उप कप्तान भी नहीं बनाया गया है। और मजे की बात कि वो पहले मैच में तो हैं, बट दूसरे मैच में उनकी स्क्वाड में जगह ही नहीं है। तो ये जो इसके पीछे का विजन है, प्लानिंग है, किसी को भी समझ में नहीं आएगी कि किस तरह से कप्तानी और उप कप्तानी इंडियन टीम में बांटी जाती है। ऋषभ पंत वापस आ रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, समझ में आता है कि नेशनल टीम के वो उप कप्तान हैं, यहाँ पर उनकी वापसी हो रही है तो कप्तानी के रोल में खेलेंगे। हालांकि जब वो एक मैच खेलने के लिए रणजी ट्रॉफी का गए थे, तब उन्होंने वहां पर कप्तानी नहीं की थी, आयुष बदोनी ने की थी। बट चलिए यहां पर लॉजिकल हो सकता है कि वो कप्तानी कर रहे हैं, बट उप कप्तानी जिस तरह से दी जा रही है, जबकि रजत पाटीदार पिछले मैच में, पिछली सीरीज में इंडिया ए की कप्तानी कर रहे थे, उनको यहां पर उप कप्तानी भी नहीं दी जा रही है, प्लस दूसरे मैच में उनको ड्रॉप भी कर दिया जा रहा है। फिर उसके बाद बल्लेबाजी में आप देखेंगे जिस तरह का कॉम्बिनेशन है,
उसमें साई सुदर्शन को ओपनिंग करानी पड़ेगी, जबकि वो इंडियन टीम के लिए नंबर 3 का ऑडिशन दे रहे हैं, क्योंकि इंडियन टीम में ओपनर की जगह तो खाली है नहीं, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी वहां पर है, तो 3 नंबर ही उनकी जगह बनती है। बेस्ट रहता कि यहां पर भी वो 3 नंबर खेलते, लेकिन आपने टीम और स्क्वाड ऐसा बनाया है जहां पर आपको साई सुदर्शन को ओपन कराना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप प्लेइंग 11 बनाने जाएं तो आयुष मात्रे एक ओपनर जरूर है, बट आयुष मात्रे का सिलेक्शन यहां पर कितना लॉजिकल है? पहली चीज परफॉर्मेंस, और दूसरी चीज जो रणजी ट्रॉफी की ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस है वो कितना उनके पास है बैक करने के लिए। इनसे बेटर या उनसे ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट जो थे वो मौजूद थे, उनमें से किसी को सेलेक्ट नहीं किया गया, बट आयुष मात्रे को सेलेक्ट कर लिया गया और अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज जो डोमेस्टिक क्रिकेट की थी वो इग्नोर हो गई। और आयुष मात्रे यहां पर सेलेक्ट होके क्या प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग में खेल जाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। अगर आपको आयुष मात्रे को खिलाना है तो किसी बड़े प्लेयर को फिर बाहर छोड़ना पड़ेगा, जिस तरह का कॉम्बिनेशन आपने लिया। तो आयुष मात्रे इस स्क्वाड में आ भी गए, खेल भी नहीं पाएंगे, एक जगह भी ले ली। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिलेक्शंस बिल्कुल इलॉजिकल हैं। ऐसा लगता है कि कुछ फूंक के कुछ खा के ये सिलेक्शन सिलेक्टर्स ने किए हैं। उसके बाद आप अगर प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो एन जगदीशन एक ओपनर हो जाएंगे, साई सुदर्शन को ओपन करना पड़ेगा, देवदत्त पाडिक्कल 3 खेलेंगे, रजत पाटीदार 4 खेलेंगे, 5 पर ऋषभ पंत है, 6 पर आयुष बदोनी है। उसके बाद ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। 3 स्पिनर आपको हर हाल में खिलाने पड़ेंगे, चूंकि आपने 4 पिक किए हैं तो 3 तो आपको खिलाने ही पड़ेंगे, जिसमें हर्ष दुबे हो गए, जिसमें सारांश जैन हो गए, मानव सुधार हो गए, ये 3 खेलेंगे। एक और जो बाहर बैठे होंगे वो तनुष कोटियान हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास 2 ही फास्ट बॉलर हैं जो यश ठाकुर और अंशुल कंबोज हैं, तो ये 11 इस तरह से बन जाती है। बट आपके पास 2 फास्ट बॉलर की लिमिटेशन है और बैटिंग में कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, यही प्लेयर है, इन्हीं के साथ आपको खेलना पड़ेगा। ये तो पहले मैच की बात हो गई। अब बात अगर दूसरे मैच की करें तो 15 मेंबर स्क्वाड तो आपने वहां पर लिया है, बट सीनियर प्लेयर्स का क्या इस मैच में खेलना जरूरी था? केएल राहुल पिछली सीरीज खेल करके आ रहे हैं और अच्छी खासी क्रिकेट पिछले 2-3 महीने में उन्होंने खेली है, इंग्लैंड से लेके अभी तक अगर आप देखें तो इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच खेल के आ रहे हैं, प्रैक्टिस गेम्स भी खेले थे, फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ भी खेले, बीच में एक मैच और भी वो खेल गए थे, वो यहाँ पर है। सिराज ने तो इतनी गेंदबाजी की है कि उनको शायद रेस्ट की जरूरत है, और 2 सीरीज के बीच में चूंकि वो ऑस्ट्रेलिया भी गए थे तो वहां पर भी गेंदबाजी करके ही आ रहे हैं, लेकिन स्टिल उनको स्क्वाड में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा का सिलेक्शन मेरी समझ से बाहर है कि किस बेसिस पर अभी भी वो वहां पर बने हुए हैं, और हर फॉर्मेट में उनका दावा आपको दिखाई देता है। अब जो भी हो, आप सब तो जानते हैं कि किस वजह से बने हुए हैं, किस वजह से साई सुदर्शन को वो उप कप्तानी मिलती हुई नजर आ रही है। तो प्लेयर का ऐसा मिक्सअप किया है, और एक्चुअल में जो मैंने शुरू में कहा कि खिचड़ी सी बनाई गई है, कुछ पता नहीं लग रहा कौन कहां पर किस लिए और क्यों है, कि आप बस मिला दीजिए, मिक्सअप कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो बनी जाएगा, स्क्वाड तो बनी जाएगा। ऐसा स्क्वाड तो रोड पे खड़ा हुआ कोई आदमी भी सेलेक्ट करके दे सकता है, इवन इससे बेटर स्क्वाड बना के दे देगा। अब मैं 1 बाय 1 इंडिविजुअल प्लेयर की बात करता हूं। सारांश जैन को, जिनको दूसरे मैच में ड्रॉप कर दिया गया, अब बताइए कि सारांश जैन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए थे, आपने उनको पहले मैच में रखा, दूसरे में क्यों नहीं रखा? लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे कि पहले में है तो दूसरे में क्यों नहीं है। और यहां पर कोई माता का प्रसाद तो बट नहीं रहा जो पहले मैच में एक को दे दिया, दूसरे में दूसरे को दे दिया, तीसरे में तीसरे को दे दिया। क्रिकेट डोमेस्टिक में जो चलती है उसके पीछे विजन और प्लानिंग होनी चाहिए, जो यहां पर नहीं दिख रही है, और इसीलिए मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगला सिलेक्शन आप बात करिए ध्रुव जोरेल की। अब ध्रुव जोरेल वनडे टीम का हिस्सा थे, ऑस्ट्रेलिया से वापस भी आ गए, तो पहला मैच भी खेल सकते थे, अब दूसरा खेल रहे हैं। ध्रुव जोरेल को भले ही आप कह सकते हैं कि उतनी क्रिकेट शायद नहीं मिली, हालांकि वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में उनको मौका मिल गया था खेलने का, तो एक वो सिलेक्शन है जिसको चलिए मैं मानता हूं कि फिर भी ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे मैच में आ गए, तो पहले मैच में भी आ सकते थे अगर उनको सेलेक्ट करने की बात थी। हालांकि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ज्यादा थे, आपको लोअर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए था, जिसमें यश राठौड़ या सरफराज खान ही आपके पास बेस्ट चॉइस थे, तो पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं सिलेक्ट किया, फिर दूसरे में कैसे आ गए? तो ये लॉजिक समझना बहुत मुश्किल है एक्चुअल में, जिस तरह से प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है। फिर फास्ट बॉलिंग पर भी आप आ जाएं, खलील अहमद को, गुरनूर ब्रार को, इन दोनों को सिलेक्ट किया गया। भाई ये दोनों पहले मैच में भी तो हो सकते थे, ये दोनों हो सकते थे, आकिब हो सकते थे, या कोई और फास्ट बॉलर हो सकता था। क्यों वो फास्ट बॉलर पहले मैच के लिए नहीं चुने गए, और पहले मैच में आप सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर के साथ खेलने वाले हैं? सबसे मजेदार सिलेक्शन जो है वो अभिमन्यु ईश्वरन का है। जिस तरह से सरफराज खान के साथ हुआ कि मेन टीम का हिस्सा थे, वहां से बाहर हुए, पहले कुछ ए दौरों पर उनको रखा गया, एक आधा ए मैच उनको खिलाया गया, फिर ए टीम से भी बाहर कर दिया गया, वैसे ही ग्रेजुअली अभिमन्यु ईश्वरन को बाहर किया जा रहा है। अभी वो इंडियन टीम से पिछले सीरीज में ड्रॉप हुए थे, उसके बाद पहले मैच में नहीं है, दूसरे में हैं, लेकिन वो प्लेइंग 11 में कहीं से भी खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि टीम ऐसी बनी है, जो प्लेयर वहां पर मौजूद हैं वो इंडियन टीम के कंटेंडर हैं, जिनको गेम टाइम चाहिए, उनमें से किसी को तो आप बाहर छोड़ ही नहीं पाएंगे। और जब उनमें से किसी को बाहर नहीं छोड़ पाएंगे तो अभिमन्यु ईश्वरन को दूसरे मैच में आपने सेलेक्ट तो कर लिया है,
बट बिठाना आपने बाहर ही है। तो जो ग्रेजुअली किसी प्लेयर को ठिकाने लगाया जाता है, जैसे सरफराज खान को इंडियन क्रिकेट में लगाया गया, वैसे ही तैयारी जो है वो अभिमन्यु ईश्वरन की कर ली गई है सिलेक्टर्स की तरफ से। अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें कि दूसरे मैच में प्लेइंग 11 क्या बनेगी, केएल राहुल वहां पर हैं तो ओपन करेंगे, साई सुदर्शन को यहां भी ओपन करना पड़ेगा। अगर आप अभिमन्यु ईश्वरन के साथ ओपन कराते हैं तो आपके किसी एक मेन प्लेयर को इस प्लेइंग 11 से बाहर जाना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको साई सुदर्शन को दूसरे मैच में भी ओपन कराना पड़ेगा केएल राहुल के साथ। देवदत्त पाडिक्कल 3 पहले मैच में भी खेले थे और आई थिंक दूसरे में भी खेलेंगे। देवदत्त पाडिक्कल के स्टेक्स जिस तरह से इंडियन क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं, वो मेन टीम का हिस्सा भी थे वेस्टइंडीज वाली सीरीज में, तो यहां पर भी वो कंटिन्यूएशन समझ में आता है। ये लॉजिकल सिलेक्शन है मेरे हिसाब से। फिर ऋतुराज गायकवाड़ आ रहे हैं तो 4 नंबर पर वो भी खेलेंगे, क्योंकि वो भी बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रणजी ट्रॉफी में रही है, उससे पहले की डोमेस्टिक क्रिकेट में रही है, तो वो भी डिजर्व करते हैं यहाँ पर एक आधा मैच मिलना, कम से कम वो स्क्वाड में आए। फिर ऋषभ पंत है नंबर 5 पर, नंबर 6 पर ध्रुव जोरेल हो गए, तो 6 ही बैट्समैन चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए नहीं आपको, क्योंकि नीचे ऑलराउंडर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। 7 पर हर्ष दुबे हो गए, तनुष कोटियान हो गए 8 पर, क्योंकि सारांश जैन ड्रॉप हो गए थे। फिर 3 फास्ट बॉलर आप आकाशदीप को खिलाएंगे, सिराज को खिलाएंगे और प्रसिद्ध कृष्णा को सीनियरिटी के बेसिस पर खिला लेंगे। फिर खलील अहमद और गुरनूर बरार जो सिलेक्ट हुए हैं, उनका क्या होगा? उनको आप पिछले दौरों पर तो मौके दे रहे थे कि आपके फ्यूचर हैं, आगे उनको ट्राई करेंगे, बट प्रसिद्ध कृष्णा का सिलेक्शन यहाँ भी समझ से परे है, और जब वो सेलेक्ट हो गए ना स्क्वाड में तो खेल भी जाएंगे। तो कुछ इस तरह के कंफ्यूजिंग से सिलेक्शंस सेलेक्टर्स ने किए हैं, जो शायद वहाँ पर कप्तान भी होगा, कोच भी होगा, जो टीम चुनेगा उसके सामने बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि कैसे अपनी प्लेइंग 11 बनाएं, कैसे इस टीम को आगे लेके जाएं, क्योंकि कोई भी प्लानिंग, कोई भी विजन, कुछ भी लॉजिकल आपको नज़र नहीं आता। आप लोग को अगर कुछ लॉजिकल इस स्क्वाड में दोनों टीमों में नज़र आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।